हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस की ऑनलाइन सीरीज़ के अंदर हम एनसीईआरटी 11th जियोग्राफी की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर संरचना तथा भू आकृति विज्ञान का सेकंड पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। अपने पिछले पार्ट में हमने भारत के जो भू आकृतिक और भू वैज्ञानिक जो विभाजन है हमने उनकी शुरुआत की थी। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ और उसकी वजह से जो भारत का आज का वर्तमान स्वरूप है वो हमारे सामने आया। और फिजियोग्राफिक डिविजन्स के अंदर हमने हिमालय कवर किया था। आज हम आगे चलते हुए अपना इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और उत्तरी भारत के मैदान से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। उत्तरी भारत के मैदान की अगर हम बात करें तो देखिए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो जलोढ़ निक्षेप होता है वो क्या बनाता है, हमारा उत्तरी भारत का मैदान बनाता है। इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। और एक्सटेंशन यानी कि विस्तार की अगर हम बात करें तो लगभग 3200 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। यानी कि लंबाई अगर हम देखें तो लगभग कितनी है इसकी, 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई अगर हम देखें तो 150 से 300 किलोमीटर है। और गहराई की अगर हम बात करें तो 1000 से 2000 मीटर तक की गहराई है। तो ये हमारे सामने जो हमें नजर आ रहा है ये हमारा क्या है, गंगा का, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो सारा हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमें राजस्थान का प्लेन नजर आ रहा है, ये हमें जो है पंजाब का प्लेन नजर आ रहा है। तो ये अलग अलग जो है ये हमारा मिडिल गंगा प्लेन हो गया और ये हमारा लोअर गंगेटिक प्लेन हुआ। तो इस तरीके से जो गंगा का मैदान है या सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये हमारे सामने आ रहा है। तो ये पंजाब हरियाणा, ये हमारा अपर रीजन हो गया, अपर गंगा प्लेन जिसे हम कहेंगे, ये अपर प्लेन, ये हमारा मिडिल प्लेन और ये हमारा लोअर प्लेन हो गया। ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो हम इसे 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी कि इस तरीके से जब हम चलेंगे तो इस पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, 3 हिस्सों में हम इसे बांट सकते हैं। यानी कि भाबर, तराई और जलोढ़ के अंदर हम इसे डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे इसे अभी हम देखते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो हमें नजर आएगा कि जो हमारा भाबर क्षेत्र है, जो अगर हम इसका ऊपर वाला पोर्शन देखें, ये वाला जो पोर्शन कहलाएगा, ये हमारा सबसे ऊपर का जो पोर्शन होगा इसे हम क्या कह देंगे, भाबर। कलर चेंज करके हम बार बार इसको देखते हैं। भाबर से नीचे जब हम चले जाते हैं तो हमें नजर आता है ये तराई रीजन। ये वाला जो नीचे रीजन आएगा इसे हम कह देंगे तराई। जो ग्रीन कलर का है इसे हम कह देते हैं तराई। और इसके बाद अगर हम चले, हम फिर से कलर चेंज करेंगे। तराई से नीचे जब हम चले जाएंगे तो ये जो पोर्शन हमारा कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा बांगड़। यानी कि ये जो पोर्शन है हमारा, जो डॉटेड लाइन से हम इसको यहाँ से शो कर सकते हैं, ये जो रीजन है सारा ये हमारा कहलाएगा तराई। हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, तराई रीजन हुआ ये। और खादर यानी कि इसके नीचे ये जो पोर्शन सारा हमारा जमा हुआ है, कलर फिर से हमें चेंज करना होगा। ये यहाँ पर जो हमारा सारा जमाव होगा नीचे की तरफ, ये जो पोर्शन कहलाएगा हमारा ये होगा खादर। ठीक है। तो भाबर, तराई, जलोढ़, खादर और बांगर ये हमारे रीजन है। तो हमने भाबर, तराई, बांगर और खादर तीनों को पढ़ा। अब अगर हम इसको समझना चाहें, पहले हमने इसको लोकेट कर लिया, अब अगर हम इसे समझना चाहें तो भाबर प्रदेश की हम बात करें सबसे पहले तो शिवालिक की तलहटी में सिंधु से लेकर तिस्ता तक, शिवालिक की जो रेंज है शिवालिक से लेकर के नीचे की तरफ, शिवालिक के पैरों की तरफ अगर हम कहें, तलहटी में कहें तो सिंधु से लेकर तिस्ता नदी तक का जो पोर्शन है वो हमें क्या कहलाएगा, भाबर कहलाएगा। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 8 से 16 किलोमीटर हो जाएगी। कंकड़, पत्थर, बजरी ये सब बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें इतनी अधिक पारगम्यता होती है कि नदियां यहाँ पर विलीन हो जाती है। यानी कि ये जो पोर्शन है भाबर रीजन जो है, यहाँ पर शिवालिक की श्रेणी से जब नदियां निकल कर आती हैं तो हम कह सकते हैं कि गायब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बजरी, कंकड़, पत्थर इतने ज्यादा होते हैं कि उनके नीचे वो कहीं गायब हो जाती है। और इसकी जो चौड़ाई की हम बात करें तो ये कितनी है, 8 से 16 किलोमीटर की हम बात करेंगे। अब तराई रीजन को अगर हम देखें तो भाबर प्रदेश के नीचे यानी कि दक्षिण भाग में जो है वो क्या कहलाता है, तराई रीजन कहलाता है। और यहाँ पर जो है आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये दलदली एरिया होता है, दलदली होगा। और दलदली क्षेत्र होने के साथ साथ जो भाबर प्रदेश में जो नदियां पहले लुप्त हो गई थी
वो भाबर प्रदेश में जो नदियां लुप्त हो गई थी वो यहाँ पर वापस दिखाई देने लगती हैं, यानी कि इस सतह पर फिर से नदियां जो होंगी वो आकर हमें नजर आएंगी, लेकिन उनका जो मोशन होगा, जो स्पीड होगी वो बहुत धीमी होगी, यानी कि इतनी तेजी के साथ वो फ्लो हमें नजर नहीं आएगा। और तराई प्रदेश में घने वनों का प्रदेश होता है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता भी बहुत ज्यादा होती है। इसी तरीके से जो अगला रीजन आ जाता है हमारा जलोढ़, जिसे हम कहते हैं, जलोढ़ के अंदर हमारे दो पोर्शन आ जाते हैं, खादर और बांगर। तो खादर जो है ये नवीन जलोढ़ों से निर्मित है, यानी कि जो जलोढ़ आकर के जम जाते हैं, जो नए नए जमाव होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, खादर। यहाँ पर बाढ़ जो है, जैसे ही बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ हम जानते हैं बाढ़ के पानी के साथ नई नई मिट्टी जो है वो आती रहती है, तो नया जमाव बनता रहता है, तो हर वर्ष जो है नई उर्वरक मिट्टी जो है यहाँ पर जमती चली जाती है। तो इसी कारण इस प्रदेश को कछारी प्रदेश भी कहा जाता है, कछारी प्रदेश, या इसे बाढ़ का मैदान भी कह सकते हैं, बाढ़ का मैदान। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा खादर प्रदेश है वो बनता है। और खादर प्रदेश का विस्तार ही अगर हम कहें तो वो डेल्टा प्रदेश जो हम कहते हैं, यानी कि खादर ही आगे बढ़ करके विस्तृत रूप जो है वो कहां पर डेल्टा बना लेता है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है ना। इसी तरीके से बांगर प्रदेश को अगर हम देखें तो मैदानी भागों का वह ऊंचा भाग जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, और पुराने जलोढ़ जो होते हैं, यानी कि जो जलोढ़ जमते चले जाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, खादर। एक तरीके से अगर हम कहें तो बांगर क्या हो गए, नवीन जलोढ़, और खादर क्या हो गए, पुराने जलोढ़। यानी कि ऊंचाई पर होते हैं जलोढ़, जब जमते चले जाते हैं तो वो ऊंचे हो जाते हैं और उन तक बाढ़ का पानी जो है वो पहुंच नहीं पाता। तो पुराने जलोढ़ों से इनका निर्माण हुआ हम कह सकते हैं। और कंकड़ और रेत भी यहाँ पर अधिक मात्रा में होती है, और जहां इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल और उच्च भूमि बन जाती है, इसी वजह से इसका नाम क्या दिया जाता है, भूड़, यानी कि असमतल। जहां पर कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा होंगे, उबड़ खाबड़ जमीन होगी, तो यहाँ पर इसे जो स्थानीय लोकल जो हम कहेंगे इसको नाम भूड़ दिया जाता है। जैसे गंगा यमुना दोआब के ऊपरी भाग में जो है भूड़ निक्षेप हमें मिलते हैं। तो भूड़ निक्षेप आपसे पूछा जाता है किससे संबंधित है, खादर से संबंधित है, यानी कि जो पुराने जलोढ़ होते हैं उसी को हम भूड़ कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो स्थलाकृतियां हमें मिलती हैं, बालूरोधिका, विसर्प हैं, गोखुर झील हैं, गुम्फित नदियां हैं, जैसे विसर्प जिसे हम ऑक्सबो लेक या मिएंडर्स हैं, ये सब हमें मिलते हैं। साथ ही साथ जो हम गुम्फित नदियों की बात करें, गुम्फित नदियां क्या होती है, देखिए जब कोई एक ही नदी उससे जो छोटी छोटी उथली और नदियों का जब जाल बन जाता है एक ही नदी से, तो वो क्या कहलाती है, गुम्फित नदी कहते हैं इसको। जो नदी के मुहाने के पास ही जब भूमि का ढाल बहुत धीमा हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहां पर जो है नदियों का जमाव जो होता है, जो नदियों के साथ जो मलबा आता है बहुत ज्यादा जम जाता है, जिससे डेल्टा बन जाता है। और इस डेल्टाई भाग में ही नदियों का जो जल है बहुत सारी वितरिकाएं जिसे हम कह देते हैं, या हम शाखाएं, उप शाखाएं कह देते हैं, उसमें बढ़ जाता है। और ये वितरिकाएं आगे जाकर कई बार फिर से मिल जाती हैं, तो छोटी छोटी जो नदियां हैं इस तरीके से आपस में गूंथी हुई नजर आती हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, गुम्फित सरिताएं कह देते हैं। और अगर हम बात करें प्राय जो चापाकार डेल्टा है, वहां पर इन गुम्फित नदियों का निर्माण ज्यादा होता है। तो ये हमारा उत्तरी भारत का मैदान कंप्लीट होता है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार ये हमें नजर आ रहा है मैप में, ये सारा जो हमारा ग्रीन पोर्शन है ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। अगर हम देखें तो ये हमारा सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना और स्थिर भूभाग है। तिकोना है, शेप हमें नजर आ रही है, तिकोना है, कटा फटा है भूखंड है, और ऊंचाई अगर हम इसकी देखें तो 600 से 900 मीटर तक की ऊंचाई यहाँ पर हमें नजर आ रही है। अगर हम इसकी सीमाओं के बारे में देखें तो देखिए उत्तर पश्चिम में दिल्ली और अरावली, यहाँ पर हम देख रहे हैं उत्तर पश्चिमी दिशा जाएगी हमारी, तो यहाँ पर हमें अरावली और दिल्ली नजर आता है। पूर्व की तरफ जब हम जाएंगे यहाँ पर हमें राजमहल की पहाड़ियां नजर आएंगी। पश्चिम में अगर हम देखें यहाँ पर ये गुजरात, तो यहाँ पर हमें गिर की पहाड़ियां नजर आएंगी। और दक्षिण में यहाँ पर हमें क्या नजर आएंगी, कार्डमम जिसे हम इलायची की पहाड़ियां कहते हैं, वो भी हमें यहाँ पर नजर आएंगी। तो ये जो है उत्तर पश्चिम पूर्व जो दिशाएं हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका हमें विस्तार जो है वो पता चल रहा है। इसी तरीके से उत्तर पूर्व में अगर हम देखें तो शिलोंग और जो कार्बी एंगलोंग पठार है, जहां जब हम इस तरफ आगे की तरफ जाते हैं, यहाँ अगर मैप को आगे हम बढ़ा लेते तो जो उत्तर पूर्व में शिलोंग और कार्बी एंगलोंग पठार है वो भी इसी का ही फैला हुआ भाग है, यानी कि ये भाग जो है हमारा ईस्टर्न पार्ट में भी फैला हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे पठार मिलते हैं, जैसे हम पढ़ें तो हजारीबाग है,
हजारीबाग पठार है, पलायू पठार है, रांची पठार है, पलायू, रांची, मालवा, कोयम्बटूर, कर्नाटक, ये सारे जो पठार हैं ये कहाँ आ रहे हैं हमारे इसी पेनिसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय पठार की बात हम कर रहे हैं। और देखिए प्रायद्वीपीय जैसा कि हम जानते हैं, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि प्रायद्वीपीय भाग होता क्या है, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है, देखिए तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसी भाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग हो गया। और अनेक पठार हमने देखा। इसी तरीके से पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में जो वो काली मिट्टी हमें नजर आती है। काली मिट्टी कैसे नजर आती है? क्योंकि ये जो हमने पढ़ा है कि प्राचीनतम स्थिर भूभाग है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम कहेंगे पठार के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। बहुत सारी नदियां यहाँ पर हमें मिलती हैं। बहुत सारी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ जो है अरब सागर में गिरती हैं। और प्राकृतिक स्थलाकृतियों की बात करें तो यहाँ पर हमें टॉर है, ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश घाटियां हैं, टेकरी पहाड़ श्रृंखला है, क्वार्टजाइट भित्तियां या जिसे हम डाइक भी कहते हैं। तो ये सब जो संरचनाएं स्थलाकृतियां हैं ये हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग का एक परिचय था कि ये है क्या पोर्शन। अब हम देखें तो देखिए प्रायद्वीपीय भाग को हम मेनली 3 पार्ट्स में हम इसको स्टडी करते हैं। दक्कन का पठार जिसे हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं, मध्य उच्च भाग जिसे हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, और उत्तर पूर्वी पठार जिसे हम छोटा नागपुर आप कहते हैं, या जो उधर की तरफ अगर हम चले जाएं कार्बी एंगलोंग पठार जो आपस में अलग हुआ हिस्सा है, तो ये जो उत्तर पूर्वी पठार यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पठार जो आएगा हमारा ये कहलाएगा। तो सबसे पहले हम दक्कन के पठार से बात करें तो दक्कन का पठार अगर हम सीमाओं देखें, सीमाओं की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पश्चिम में जो है इसके पश्चिमी घाट कहलाएगा, पूर्व में पूर्वी घाट हो जाएगा, उत्तर में सतपुड़ा रेंज होगी, मैकाल पहाड़ियां होंगी और महादेव पहाड़ियां होंगी। यह भी हम आगे की स्लाइड में मैप के थ्रू देखेंगे। और इसी के कुछ और भी नाम है, जैसे महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री कहा जाता है, महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी कहा जाता है, केरल में अनामलाई और कार्डमम के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें यानी कि सबसे ऊंचे जो शिखर है यहाँ का वो अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर जिसकी हाइट हम देखते हैं। और इंपॉर्टेंट है पूर्व पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। जब हम मैप की बात करते हैं इधर हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है, तो ये जहां कहीं मिलते हैं वो कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जब हम देखें सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जो सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ी है अनामलाई। इसके बाद अगर हम देखें दूसरी चोटी जो हम कह सकते हैं डोडा बेटा जो नीलगिरी में है। और ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति अगर हम देखें तो वो पश्चिमी घाट में ही होती है। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों द्वारा ये जो क्षेत्र है ये अपरदित है। और बहुत सारी श्रेणियां हैं यहाँ पर, जैसे जावादी पहाड़ियां हैं, पालकोंडा श्रेणी है, नल्लामाला श्रेणी है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। ये सब जो स्थलाकृति हैं यहाँ पर हमें मिलती हैं। ये देखिए अगर हम इस मैप के थ्रू अगर हम इसको समझना चाहें तो बहुत सारी चीजें हम इस मैप के थ्रू यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि कैसे कौन कौन सी जो संरचनाएं वो हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। सबसे पहले जो हमने कहा कि मैकाल की पहाड़ियां, तो ये हमें नजर आ रही हैं यहाँ पर, ये मैकाल की पहाड़ियां, ये रही, ये मैकाल की पहाड़ियां हैं। फिर हमने पढ़ा था जो महादेव यानी कि महादेव, ये हमें नजर आ रही है, महादेव की पहाड़ियां ये रही। इसके बाद हमने पढ़ा था जो हमारी जो अजंता रेंज है वो इसी के नीचे आ रही है, ये अजंता रेंज आ गई हमारी, ये बालाघाट रेंज आ गई है ना। तो इसी तरीके से जो है हमारा अलग अलग जो है वो रीजन चलता है। जो राजमहल की पहाड़ियां हमने पढ़ी थी पूर्व में, राजमहल की पहाड़ियां हो गई। अरावली रेंज हमने पढ़ा था कि उत्तर पश्चिम में अरावली रेंज है, तो ये आ गई यहाँ पर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इसकी सीमाएं हैं वो बन रही हैं। अलग अलग पहाड़ियां यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी हमने नाम लिया, जैसे नलाईमाला हिल्स है, ये नलाईमाला हिल्स है। यहाँ पर हम देखें तो वेनुकोंडा हिल्स हैं, ये पालाकोंडा हिल्स जो अभी हमने नाम पढ़े सारी यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। नागरी हिल्स है, जावाड़ी हिल्स हमने पढ़ा, ये यहाँ पर हैं। इसके बाद हम देखें तो शिवरॉय हिल्स हैं या पंचाल मलाई हिल्स हैं। तो ये सब जो हिल्स हमें यहाँ पर नजर आ रही है, कार्डमम हिल हमें नजर आ रही है ना। तो नीलगिरी के पहाड़ियां ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये नीलगिरी के पहाड़ियां जहाँ पर ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये सब जो फीचर्स है ये हम मैप के थ्रू बहुत अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं और स्टडी हम कर सकते हैं। विंध्यास सतपुड़ा रेंज हमने कहा, तो ये रही हमारी सतपुड़ा रेंज, विंध्यास रेंज ये रही हमारी, ठीक है। तो ये सब जो है हमारी सीमाएं हमने देखा कि किस तरीके से जो ये दक्कन का पठारी हमने पढ़ा, ये डेक्कन प्लेटू हो गया हमारा, और ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड हो जाएगा, और ये हमारा जो है छोटा नागपुर का जो रीजन है ये हो जाएगा।
तो चलिए आगे चलते हैं, इसी को पेनिनसुलर प्लेटू को हम आगे पढ़ते हैं। मध्य उच्च भाग, जो हम सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे हैं, तो मध्य उच्च भाग जो है हमारा, जो कायांतरित प्रक्रिया से बना हुआ भूभाग है, यानी कि मेटामॉर्फिक जो प्रोसेस हम कह सकते हैं उससे बना हुआ है। पश्चिम में जो अरावली पर्वत है वो इसकी सीमा बनाता है। पश्चिम दिशा में अगर हम देखें तो अरावली पर्वत है, और दक्षिण में जो सतपुड़ा है, तो ये रही देखिए हमारी अरावली रेंज, और सतपुड़ा रेंज भी हमें जो नजर आ रही है ये रही इधर। ठीक है, तो अरावली और जो सतपुड़ा रेंज है, ये सेंट्रल हाईलैंड वाला पोर्शन जो हमने पढ़ा था, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये सारा हमारा क्या कहलाएगा, सतपुड़ा, सॉरी मध्य उच्च भाग, सेंट्रल हाईलैंड जिसे हम कहते हैं, ये हमारा क्या आ गया, डेक्कन प्लेट्यू, और ये हमारा जो हम पढ़ते हैं छोटा नागपुर पठार। ठीक है, पूर्वी विस्तार अगर हम देखें तो राजमहल की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर है ये राजमहल की पहाड़ियां, तो ये पूर्वी विस्तार हो जाएगा ये। और समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 700 से 1000 मीटर की जो है इसकी ऊंचाई है। अगर हम देखें तो प्रायद्वीप पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है। अरावली रेंज है तो हम यहाँ देख रहे हैं, थार डेजर्ट है तो यहाँ जैसलमेर तक जो है इसका विस्तार हम देख सकते हैं। और यहाँ जैसलमेर की अगर हम बात करें तो राजस्थान है, यहाँ पर रेत के टिब्बे हमें मिलेंगे, बरखान जिसे हम कहते हैं, और कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है, ये हम पढ़ चुके हैं, यानी कि कायांतरित प्रक्रिया से बना हुआ, मेटामॉर्फिज्म से बना हुआ भाग है। तो यहाँ पर चट्टानों की अगर हम बात करें तो जो हम कायांतरित चट्टानों की बात करते हैं तो कौन कौन सी हो जाती है हमारी, संगमरमर है, स्लेट है, नाइस हम पढ़ते हैं, ये सब क्या है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। तो कायांतरित प्रक्रिया से बना हुआ भाग है, तो यहां पर हमें ये सब जो चट्टाने हैं वो हमें मिलेंगी। ऊंचाई जैसे हमने कहा कि जो मध्य उच्च भाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है। अगर उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में जब हम देखेंगे तो ऊंचाई यहाँ पर इसकी कम होती चली जाएगी, यानी कि जो उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जो इसकी हाइट होगी वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। और यमुना की अधिकतर सहायक नदियां जो हैं वो विंध्याचल और कैमूर श्रेणी से निकलती हैं। बनास जो चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है वो अरावली से निकलती है। और मध्य उच्च भाग का जो पूर्वी विस्तार वो हम पढ़ चुके हैं कि राजमहल की पहाड़ियों तक है। और दक्षिण में स्थित जो छोटा नागपुर पठार है, ये जो छोटा नागपुर रीजन है ये खनिज भंडार है, यहाँ पर बहुत सारे खनिज हमें मिलते हैं। तो ये हुआ हमारा मध्य उच्च भाग। अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्व पठार की। उत्तर पूर्व पठार जो हमने पढ़ा था, जो प्रायद्वीप पठार का ही एक भाग है, इसी का ही विस्तारित भाग है, यानी कि इसका विस्तृत रूप है। यानी कि जो हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, जो हम इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन हमारा चला जाता है, ये जो पोर्शन है ये हमारा कौन सा आ जाएगा, जो हमें मैप में नजर आ रहा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं यहां से इस तरीके से, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। कौन सा, उत्तर पूर्व का पठार। खनिज पदार्थों का भंडार है, बहुत ज्यादा भंडार मिलते हैं। अब हम इसकी उत्पत्ति की बात करें कि भाई इतना डिफ्रेंसिएशन क्यों आया, इधर प्रायद्वीपीय पठार है और इधर ईस्ट में चला गया, तो बीच में ये डिवीजन क्यों आ गया, इसका क्यों हुआ, ये देखिए। जब हम बात करते हैं हिमालय ओरिजिन की, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई थी और हमने देखा था कि जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर पूर्व दिशा में शिफ्ट हो रही थी, उत्तर पूर्व दिशा की ओर खिसक रही थी, और इसे खिसकाने के कारण जो राजमहल की पहाड़ियां हैं और मेघालय के जो पठार हैं, इनके बीच में जो भ्रंश घाटी बन गई। ये मेघालय हमें नजर आ रहा है, तो जो मेघालय का पठार यहाँ पर है, और इधर हम देखते हैं जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर क्या बन गया, ये एक भ्रंश बन गया। और ये भ्रंश बन जाने की वजह से ही ये प्रायद्वीपीय भाग से अलग हो गया। लेकिन बाद में अगर हम देखते हैं तो ये सारा जो भाग है, जो भ्रंश घाटी है, ये नदियों के द्वारा लाए हुए पानी से ये भर गई, जलोढ़ द्वारा इसको पाट दिया गया। और मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठारी जो हमें नजर आ रहे हैं, ये कार्बी एंगलोंग पठार और मेघालय का जो पठार हमें नजर आ रहा है, तो मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से जो मुख्य प्रायद्वीप पठार है उससे अलग थलग हो गए। किस कारण से, इस भ्रंश घाटी के कारण। और ये भ्रंश घाटी क्यों बनी है, क्योंकि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, जो इंडियन प्लेट थी वो उत्तर पूर्व की तरफ खिसक रही थी, तो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं और जो मेघालय का पठार है उसके बीच में ये भ्रंश घाटी बन गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हम जानते हैं मेघालय के अंदर जो गारो, खासी, जयंतिया हमने सब पढ़ा है, तो इसी के आधार पर मेघालय का जो पठार है इसको भी 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी और जयंतिया। और जो असम का कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां हैं वो भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम, ये सब जो है हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए इसको हम खनिज का भंडार भी कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो वर्षा होगी वो किससे होगी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होगी। और मेघालय का पठार जो है वो अपर्दित भूतल है,
यानी कि जो बारिशों से अपर्दन यहाँ पर बहुत ज्यादा अपर्दन के स्वरूप बना हुआ है। चेरापूंजी जो है वो नग्न चट्टानों से ढका हुआ स्थल है और यहाँ पर वनस्पति अगर हम देखें तो लगभग ना के बराबर है। ठीक है, तो ये जो हमें देखिए यहाँ पर आपको इंसर्ट में नजर आ रहा है छोटा सा, तो ये वाला जो पोर्शन जो हमने यहाँ पर आपको एनलार्ज करके दिखाया हुआ है, तो ये कार्बी एंगलोंग पठार और ये हमारा मेघालय पठार जो किसका है, मुख्य प्रायद्वीप पठार का ही भाग है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कार्बी मेघालय प्लेट्यू इज इन फैक्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द मेन इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड प्लेट्यूज कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू, यानी कि दोनों जो हिस्से हैं जो हमारे मुख्य प्रायद्वीप पठार हैं उसी का ही विस्तृत रूप है, विस्तारित भाग है, विस्तृत रूप नहीं हम कहेंगे विस्तारित भाग है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की। जो भारतीय मरुस्थल है हम जानते हैं भारतीय मरुस्थल अरावली की पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। ये अरावली की पहाड़ियां हम जानते हैं यहाँ पर, तो इसके उत्तर पूर्व दिशा में अरावली की पहाड़ियां यहाँ से चलती नजर आ रही है, तो इनके उत्तर पूर्व में ये स्थित हो गया। रेतीले टीले हमें पाए जाते हैं जिसे सैंड ड्यून्स हम कहते हैं। बरखान अभी हमने पढ़ा, अलग अलग अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, बरखान है, चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, तो ये सब अलग अलग जो है हमें रेतीले टीले सैंड ड्यून्स है जिन्हें हमें मिलते हैं क्योंकि उबड़ खाबड़ भूतल है। वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें तो बहुत कम होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, इसलिए कैसा है ये शुष्क प्रदेश है। शुष्क है इसलिए वनस्पति भी यहाँ पर बहुत कम होती है। एकमात्र नदी अगर हम देखें तो वो कौन सी है, लूनी नदी है। अच्छा, यहाँ पर प्लाया झीलें बनती है, इंपॉर्टेंट है प्लाया झीलें। प्लाया झील क्या होती है, देखिए जब बारिश के समय जब कभी जो पानी जहां पर भर जाता है, जो अगर हम कहें स्थलीय अपवाह जैसे हम कहते हैं, यहाँ पर अंतःस्थलीय अपवाह है क्योंकि मरुस्थल है तो नदियां कहाँ होती है, नदियां अपने आप में अंदर ही जमीन के अंदर ही गायब हो जाती हैं, तो नदी झील जो होती है वो प्लाया में मिल जाती हैं। तो प्लाया झील में क्या होता है, मेनली खारा पानी होता है जहां से हम नमक बना सकते हैं। तो प्लाया झील मेनली जो हमारा मरुस्थल है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और भारतीय मरुस्थल को हम दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग जो सिंध की ओर है और दक्षिणी भाग जो कच्छ के रण की ओर की तरफ है। अब यहाँ पर हम मैप के थ्रू हम देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर हमें नजर आ रही है मरुस्थली, ये जो रेड पोर्शन हमें नजर आ रहा है पूरा मरुस्थल है। ये जैसलमेर का जो रीजन है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये जैसलमेर रीजन है। अरावली माउंटेन्स ये जो हमें नजर आ रहे हैं ये हमारे अरावली माउंटेन, जैसा कि हमने पढ़ा अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में है। रिवर लूनी हमने पढ़ा, ये लूनी नदी जा रही है, ये एकमात्र जो नदी है यहाँ की। और राजस्थान जो बांगड़ की हम बात करते हैं, बांगड़ जो एरिया है वो ये रहा यहाँ पर हमारा। तो इस तरीके से जो भारतीय मरुस्थल है वो हम इस मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक हम लेते हैं कोस्टल एरियाज यानी कि तटीय मैदान। तटीय मैदान जैसे कि हम जानते हैं ये जो हमारा कोस्टल रीजन है इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट। तो हमारे दो भाग है इसके, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान को अगर हम पढ़ें तो ये देखेंगे ये सबमर्ज है, जलमग्न है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो एक पतली पट्टी के रूप में हमें ये नजर आता है, बहुत ही संकड़ा हमें नजर आएगा ये। तो ये भी कहा जाता है जैसे पुराना जो शहर था द्वारका, ये कहा जाता है ये अब भी पानी में डूबा हुआ है, पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर यह स्थित हुआ करता था लेकिन अब जो पानी में डूब चुका है। और जलमग्न होने के कारण जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये एक पतली पट्टी के रूप में ही है। और ये यहाँ के जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वो पोर्ट्स के लिए यानी कि पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अगर हम यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाहों को देखें तो कौन कौन से देखें, यहाँ पर कांडला है, मंझगांव है, मरमागांव, मैंगलोर, कोचीन, ये सब जो है हमारे प्राकृतिक यहाँ के पोर्ट्स हैं, बंदरगाह जिसे हम कह सकते हैं। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसको भी हम तीन भागों में हम बांट सकते हैं। यहां से अगर हम लेके चलें ये वाला जो पोर्शन यहां से लेकर यहां तक हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। गुजरात का कच्छ व काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण व गोवा तट, कर्नाटक व केरल का मालाबार तट। देखिए अगर हम इसको मैप के थ्रू समझना चाहें तो हम इसको लोकेट कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो आ जाएगा हमारा ये गुजरात है, इधर की तरफ से ये हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा कौन सा, जो हमने पहले पढ़ा गुजरात का कच्छ व काठियावाड़ तट। इसके बाद अगर हम देखें ये महाराष्ट्र का कोंकण व गोवा तट, ये आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र का कोंकण व गोवा तट। यहाँ पर जो आएगा हमारा कर्नाटक व केरला का मालाबार तट जो हम कह सकते हैं, तो नीचे की तरफ जो आ जाएगा ये हमारा मालाबार तट आ जाएगा। तो तीन हिस्से जो है हमने इसके कर लिए हैं।
इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में, तो हमने तीनों जो है इसके हिस्से पढ़ लिए हैं। पश्चिमी तटीय मैदान अगर हम देखें तो मध्य में जो है ये क्या है, पतला है, मध्य में से पतला होगा और साइड से यानी कि किनारों से क्या होगा, ये चौड़ा होगा। और जो उत्तर और दक्षिण में चौड़े हैं, इस तटीय मैदान में बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टास नहीं बनाती हैं। यहाँ पर जो भी नदियां बनेंगी वो डेल्टास नहीं बनाएंगी, इंपॉर्टेंट है। मालाबार तट की जो विशेष स्थलाकृति कयाल, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। कयाल, कयाल कहाँ मिल रहा है हमें, मालाबार तट पर। कयाल या जिसे बैक वाटर्स भी कहा जाता है, तो ये मछली पकड़ने के लिए और जो अंतरस्थलीय नौकायन होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। केरल में अगर हम देखें तो नेहरू ट्रॉफी कलामकली नौका दौड़, नाम सुना होगा आपने। केरल के अंदर जो नौका दौड़ होती है वो भी कहाँ किया जाता है, पुन्नामदा कयाल के अंदर, पुन्नामदा कयाल। वेस्टर्न कोस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्ट। आगे हम बात करते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्ट की, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान अगर हम कंपेयर करें पश्चिमी तटीय मैदान से, तो ये लगभग चौड़ा है, उभरा हुआ है, और यहाँ पर पत्तन और पोताश्रय कम है। क्योंकि ये उभरा हुआ है तो जो प्राकृतिक परिस्थितियां अगर हम देखें तो पोर्ट्स के लिए या बंदरगाहों के लिए ये अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कम है। जो बंदरगाह है या जो पत्तन की हम बात करें तो ये क्या है, कम है। नदियां अगर हम देखें तो यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाज हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहां की नदियां डेल्टा नहीं बना रही हैं, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियां हैं वो डेल्टा बना रही हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें जो महाद्वीपीय शेल्फ की जो चौड़ाई है ये लगभग कितनी है, 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर चौड़ाई है, यानी कि उभरा हुआ इतना ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर पत्तन और पोताश्रय का विकास नहीं हो पाएगा। और ये कुछ जो पोर्ट्स हैं ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसके भी कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे पारादीप है, विशाखापट्टनम है। पारादीप जो हम देखते हैं उड़ीसा के अंदर, यहाँ पर आएगा पारादीप। इसके बाद विशाखापट्टनम यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हम देखें एन्नौर, एन्नौर के अंदर जो हम देखते हैं ये आ जाएगा हमारा कमारजजर जो पोर्ट है चेन्नई के अंदर, यहाँ आ जाएगा ये हमारा पोर्ट। इसके बाद टुटीकोरिन है जो, वो पोर्ट आ जाएगा। तो ये सारे क्या है, हमारे पूर्वी तटीय मैदान के जो मुख्य बंदरगाह है हम उनको पढ़ सकते हैं मैप के थ्रू। अब हम बात करते हैं द्वीप समूह की। जो भारत की हम बात करें तो दो मुख्य द्वीप समूह हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी में और दूसरा जो है अरब सागर में। जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं, सबसे पहले हम उसको बात करते हैं, वो कौन से कहलाएंगे, हमारे अंडमान एंड निकोबार। कुल मिला के हम देखें तो 572 द्वीप हैं, और विस्तार अगर हम देखें तो 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर, 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच। मेन अगर हम देखें तो रिची, लेब्रिंथ, ये मेन जो है यहाँ पे द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार हम पढ़ ही चुके हैं। जो उत्तर की तरफ है वो कौन सा है, अंडमान, जो आपको यहाँ मैप में नजर आ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कहलाएगा अंडमान, और दक्षिण की तरफ जो है ये आपका कहलाएगा निकोबार। बैरन आइलैंड है जो यहाँ पर अंडमान के अंदर ये हमें नजर आ रहा है, एकमात्र जो है हमारा एक्टिव जो हम कह सकते हैं ज्वालामुखी भारत का, वो यहाँ पर है। इसके अलावा सैडल चोटी, माउंट डियोबोली, माउंट क्योबो, माउंट थ्रिलर, ये सब जो है पहाड़ जो हम कह सकते हैं चोटियां जो हैं ये हमें यहाँ पर मिलती हैं। जैसे जो हम बात कर रहे हैं सैडल चोटी की, ये हमें कहाँ मिल रही है, उत्तरी अंडमान में। जो हम माउंट डियोबोली की बात करें ये हमें कहाँ मिल रही है, मध्य अंडमान में। माउंट क्योबो की जो हम बात करें ये हमें कहाँ मिल रहा है, दक्षिणी अंडमान में। और माउंट थ्रिलर जो है ये हमें कहाँ मिल रहा है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, प्रवाल निक्षेप यानी कि जो हम कहते हैं कोरल रीफ्स जो है उनसे मिलकर बना हुआ है। वर्षा की अगर हम बात करें यहाँ पर तो संवहनी वर्षा जो है यानी कि कन्वेंशनल रेनफॉल यहाँ पर होता है। और जो वेजिटेशन हम देखें तो ये कौन सा कहलाएगा, भूमध्य रेखा विषुवतीय जिसे हम कहते हैं। और अंडमान और निकोबार दोनों जो आइलैंड है ये 10 डिग्री चैनल से आपस में अलग होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडमान और निकोबार जो है कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार से अलग होता है, और ग्रेट चैनल से इंडोनेशिया से अलग होता है। यानी कि म्यांमार से अंडमान और निकोबार को अलग करने के लिए कौन सा चैनल है, कोको चैनल, और इंडोनेशिया को अंडमान निकोबार से अलग करने वाला कौन सा चैनल है, जो हमारा ग्रेट चैनल है। यहीं अगर हम जो ऊंचाई से अगर हम देखते हैं जो हमारे आइलैंड्स हमें नजर आ रहे हैं
तो देखिए ये हमारा कहलाएगा नॉर्थ अंडमान, ये हमें नजर आ रहा है नॉर्थ अंडमान है। इसके बाद हम देखें जो बैरन आइलैंड हमने पढ़ा, हैवलॉक, पोर्ट ब्लेयर, यह हमें नजर आ रहा है पोर्ट ब्लेयर। लिटिल अंडमान है, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये सब जो है हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमने पहाड़ियां पढ़ी ये यहाँ पर है। इसी तरीके से जो हमारा निकोबार आइलैंड है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा कार निकोबार आइलैंड, कार निकोबार है, कमोटा आइलैंड। तो ये सब हमें मैप में नजर आ रही है बड़े अच्छे से हमें। जो बाणगंगा, इंदिरा पॉइंट, नॉट बाणगंगा सॉरी, ये इंदिरा पॉइंट हमें नजर आ रहा है जो हम कहते हैं सबमर्ज हो चुका है। तो इस तरीके से ये द्वीप समूह है हमारा अंडमान और निकोबार। यहाँ कोरल रीफ के बारे में मैं आपको और बताना चाहूंगी। देखिए कोरल रीफ क्या होती है। कोरल रीफ प्रवाल भित्तियां या प्रवाल शैल भी इसे आप कहते हैं। ये समुद्र के अंदर चट्टाने हैं। चट्टाने जो प्रवाल होते हैं, रिफ्स होते हैं, उनके जो खोल होता है, उनका खोल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ये जो प्रवाल्स होते हैं जब अपना कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ देते हैं तो उनके जमने से धीरे धीरे क्या होती है, चट्टाने बनती चली जाती हैं। और ये मेनली अगर हम देखें छोटे छोटे जीवों की बस्तियां हैं जो उथले और उष्ण सागर हैं। अगर स्पेशली हम बात करें तो प्रशांत महासागर में मेनली हमें मिलते हैं ये कोरल रीफ्स। और जो प्रवाल श्रेणी, शैल श्रेणियां जो बनती हैं, ये हम देखें कैसे बनती हैं, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो इनका खोल है वो कैसे डेवलप होता है। जो प्रवाल होते हैं जब उनके अंदर बडिंग होती है, मुकुलन होता है, तो जिससे बहुत सारे जो प्रवाल हैं मतलब बढ़ते जाते हैं, बडिंग होती रहती है। बडिंग आप जानते हैं, जैसे ये एक प्रवाल है, इसमें बड निकलेगी, आउटग्रोथ निकलेगी धीरे धीरे, फिर उसके ऊपर एक आउटग्रोथ निकलेगी, फिर उसके ऊपर एक आउटग्रोथ निकलेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, समूहन होता जाता है। और ये प्रवाल जब बढ़ते चले जाते हैं और इनके ऊपर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल है वो बनता चला जाता है। तो बहुत सारे जो है संख्या में, लगभग हम कहें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम आइडिया लें तो 5 लाख वर्ग मील में फैली हुई है। तो आइडिया आप लगा लीजिए कितने ज्यादा फैले हुए होंगे। तो जो बडिंग की हम बात करें कि किस तरीके से जब इस तरीके से बढ़ते रहते हैं और हजारों प्रवाल जो हैं मिलकर इन शैलों की रचना करते हैं। जो पॉलिप होते हैं इनके अंदर, वो समुद्र जल में घुले हुए कैल्शियम को लेकर अपने शरीर के ऊपर जो है कवर बनाते रहते हैं। और इन पॉलिपों के द्वारा ही प्रवाल जो है निवय, जो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर बॉडी है वो उनका बनता रहता है। और जैसे जैसे प्रवाल निवय जो फैलते जाते हैं, उनके अंदर की जो वृद्धि होती रहती है, तो जो बूढ़े प्रवाल हैं वो मरते रहते हैं। और इन बूढ़े प्रवालों के ऊपर जो कैल्शियमी कंकाल होता है वो जमता चला जाता है। और नए कंकाल जो है या नए पॉलिप जिसे हम कहें, नए रीफ जो हम कह सकते हैं, वो इनके ऊपर बनते चले जाते हैं। तो इस तरीके से कोरल रीफ्स बन जाते हैं। तो मेनली अगर हम देखें, जो हमने पढ़ा यहाँ पर क्या है, प्रवाल निक्षेप यानी कि प्रवालों से बना हुआ है ये द्वीप। अगला हम देखें हमारा है अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीप जो हम कहते हैं लक्षद्वीप जिसे हम मेनली कहते हैं, इसका विस्तार अगर हम देखें तो 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच में फैला हुआ है लक्षद्वीप। और इसकी उत्पत्ति अगर हम देखें तो बहुत पुराने समय में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे उससे निकले लावा से हुई है। और भारत की मुख्य भूमि में अगर हम देखें तो 300 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में, ये भारत की भूमि हमें नजर आ रही है यहाँ पर, तो ये लगभग 300 किलोमीटर की दूरी, ये बिखरे हुए आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये सारे क्या है, ये लक्षद्वीप है। कुल 36 द्वीप है यहाँ पर, जिनमें से 11 पर जो है वो क्या है, मानवीय आवास है। अब इन 11 मानवीय आवासों में से जो है कहीं कहीं पर अगर हम देखें जो सिर्फ 6 द्वीप हैं, वहां पर जो हमारे देशी टूरिस्ट हैं, यानी कि जो भारतीय टूरिस्ट हैं, उनको जाना अलाउड है। और सिर्फ 2 ऐसे द्वीप हैं जहां पर विदेशी टूरिस्ट को जाना अलाउड है। और यहीं पर हम देखें तो इसके 2 भाग हम देख सकते हैं, उत्तर में अमीनी दीवी और कन्नानौर द्वीप समूह, और दक्षिण में मिनिकॉय, यानी कि 2 भाग, उत्तर और दक्षिण में 2 भाग है। उत्तर में अमीनी देवी और कन्नानौर द्वीप समूह है और दक्षिण में जो है वो हमारा मिनिकॉय है। मिनिकॉय जो है सबसे बड़ा द्वीप है, जिसको हम कह सकते हैं 453 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दोनों द्वीप समूह जो हैं ये किससे अलग होते हैं, 9 डिग्री चैनल। जैसे अंडमान और निकोबार को हमने पढ़ा 10 डिग्री चैनल से, ये दोनों जो यानी कि उत्तर और दक्षिणी जो द्वीप है ये 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। इसी तरीके से जो 8 डिग्री चैनल है, इंपॉर्टेंट है ये चीजें ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप और मालदीव 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का,
और राजधानी हम जानते हैं कावराती है, और सुंदर बीचेस हैं यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के कारण। जो टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये बहुत फ्लरिश है, पर्यटन केंद्र के रूप में बहुत ज्यादा विकसित है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो हमारे द्वीप हैं ये भी हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो भारत के जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।